नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड से संबंधित नए क्वेश्चनों की सीरीज़। तो देखिए इससे पहले भी काफ़ी सीरीज़ अपलोड करी जा चुकी हैं हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पे। तो आप वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। अराउंड वहाँ पे 70+ वहाँ पे वीडियोज़ हो चुकी हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको देखिए प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको उत्तराखंड न्यू क्वेश्चन करके। यहाँ पे सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं जहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है उत्तराखंड के नए क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए ये सीरीज़ क्यों ज़रूरी है, उत्तराखंड के नए क्वेश्चन जो बिल्कुल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ये क्यों ज़रूरी है। देखिए आपने देखा ही होगा जो पुराने एस्पिरेंट हैं हमारे, तो जो यूके ट्रिपल एससी है वो जब पेपर करवाती है उसमें 5 से 6 जो क्वेश्चन होते हैं आपके, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल नए टाइप के होते हैं। नए तो क्या होते हैं, बिल्कुल डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है जो किसी को एक्सपेक्ट नहीं होता कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसी को देखते हुए इसी की रिगार्डिंग हमारे द्वारा ये सीरीज चलाई जा रही है। और देखिए ये जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे पार्ट 38 है, ये आपके जो 746 पद निकले हुए हैं आपके यूके ट्रिपल एससी में, ये उसके रिगार्डिंग चलाए जा रहे हैं। तो आप इसको भी देखते रहिए, ठीक है। पार्ट 38 इसका चल रहा है, उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं। तो एक बार आप जरूर विजिट करिएगा। आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है हमारी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन मिल जाएगा, उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जब हम कोई भी वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको यहाँ पे फ्री ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे जहाँ पे आप सारे टेस्ट दे सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो उस वो सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। किसी भी वीडियोस के लिए हमने कोई भी चार्ज नहीं रखा हुआ है। देखिए सबको देखते हुए तो आप लोगों से हम एक ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियोज़ की ओर। देखिए आज की जो वीडियोज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए। 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ सभी लोगों के लिए। आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। विथ आप अपना एक रिव्यू जरूर छोड़ेगा वहाँ पे कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कैसे कैसे चाहिए करके। और वीडियो रेगुलर नहीं आ पाएगी, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो रेगुलर नहीं आ पाएगी। एक दिन छोड़ के आपकी ये वीडियो आ पाएगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे के दिन ये वीडियो आ रही, तो अगला जो वीडियो आएगी आपके फ्राइडे के दिन आएगी। फ्राइडे को शाम को 7 बजे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो आपको शेड्यूल पता होना चाहिए, जिस दिन मेरी वीडियोज़ आती है उसके एक दिन छोड़ के आपका अगले दिन आपके पास वीडियोज़ पहुँच जाएंगे, ठीक है। टाइम की कमी के कारण ये मेरे को करना पड़ रहा है और जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं रेगुलर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बढ़ते हैं आज के सीरीज़ की ओर को। देखिए आज के सीरीज़ का पहला क्वेश्चन आप सभी का, गढ़वाल हितकारी सभा की स्थापना किस वर्ष से करी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपका जो गढ़वाली हितकारी सभा है इसका एक दूसरा नाम भी है गढ़वाल यूनियन, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिएगा, क्या है आपका गढ़वाल यूनियन, ठीक है। गढ़वाल यूनियन नाम से भी आपका गढ़वाल हितकारी सभा को जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं गढ़वाल जो हितकारी जो सभा है या गढ़वाल यूनियन है उसकी स्थापना किस वर्ष से करी गई थी। तो वो करी गई थी आपकी 1901 में, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको और नोट डाउन कर लीजिएगा जिसको नहीं पता है कि जो गढ़वाल हितकारी सभा है उसकी स्थापना 1901 में करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी, ये करी गई थी देखिए आपके तारादत्त गैरोला, ठीक है। तारादत्त गैरोला और उनके साथियों के द्वारा, गैरोला और उनके साथी, कुछ साथी थे, 2-3 साथी थे, उनके साथ मिलकर इनके द्वारा ये गढ़वाल हितकारी सभा की स्थापना करी गई थी। देखिए जो 1901 में इनकी जो गढ़वाली हितकारी सभा की स्थापना करी गई थी, एक बार मैं नाम बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप तारादत्त गैरोला है, उसके बाद देखिए आपका विश्वम्भर दत्त चंदोला हो गया और तीसरा आपका चंद्रमोहन रतूड़ी। ये 3 जनों ने मिलकर यहाँ पे गढ़वाल यूनियन हितकारी सभा की स्थापना करी थी। लेकिन जो मेन श्रेय दिया जाता है वो आपका तारादत्त गैरोला को ही दिया जाता है। ऑप्शन में कभी कभार पूछा जा सकता है गढ़वाल यूनियन जो या फिर गढ़वाल हितकारी जो सभा है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। ऑप्शन ए तारादत्त गैरोला, ऑप्शन बी विश्वम्भर दत्त चंदोला, ऑप्शन सी चंद्रमोहन रतोड़ी और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो बहुत सारे लोगों को जिनको सिर्फ वन लाइनर, देखिए इसलिए कहते हैं वन लाइनर पढ़िए लेकिन सोच समझ के पढ़िए। अगर तारादत्त गैरोला दे रखा है और उनके साथ ये सारी चीज़ें नहीं दे रखी हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। आपको वहाँ पे उपरोक्त सभी में आपको राइट मार्क करके आना पड़ेगा क्योंकि इन तीनों के ही सहयोग से वहाँ पे गढ़वाल हितकारी सभा की स्थापना करी गई थी, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। अगर हाँ ऑप्शन में अकेला अगर यहाँ पे तारादत्त गैरोला मिलते हैं तो वहाँ पे उसको राइट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मार्क मिलेगा। तो देखिए जो तारादत्त गैरोला थे वो हितकारी जो सभा थे उसका पहला सचिव भी इन्हीं को बनाया गया था, ठीक है। पहला सचिव भी किसको बनाया गया था, हितकारी सभा का तारादत्त गैरोला को बनाया गया था, ठीक है। बाकी साथ साथ देख लीजिए जो तारादत्त गैरोला थे ये आपके उस टाइम पे गढ़वाल मंडल से जो आपका LLB करे हुए पहले व्यक्ति थे, ठीक है। इन चीज़ के बारे में भी याद करें। अब बात
कर लेते हैं आखिर ये जो गढ़वाल हितकारी सभा है उसको बनाने की जरूरत क्या पड़ गई, आखिर उसका उद्देश्य क्या था, उनके द्वारा क्या क्या उन्मूलन कार्य किए गए, क्या कौन सी चीज़ों को उनके द्वारा हटाया गया, क्या क्या कार्य किए गए, थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। पूरा संक्षेप में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो इसी पे बन जाएगी। तो देखिए आपका थोड़ा सा एक आपके माइंड सेटअप पे रह जाएगा गढ़वाल हितकारी सभा। तो देखिए इसका जो मेन उद्देश्य था वो था आपका जनता को शिक्षित करना था, स्कूलों की मांग, क्योंकि उस टाइम पे जो होते थे ना स्कूल काफ़ी कम हुआ करते थे, तो इसका मांग था कि स्कूल ज़्यादा होने चाहिए, स्कूलों की मांग करते थे, जनता की जागरूकता की मांग करी इन्होंने, जनता को जागरूक किया इन सभा ने, उसी के साथ साथ सामाजिक चेतना भी जगाई। तो बहुत सारे काम करे गए जो आपके गढ़वाली हितकारी सभा के द्वारा। यदि अगर हम इसके उन्मूलन की बात करें, किसके आपकी गढ़वाली हितकारी सभा के उन्मूलन के बात करें, तो देखिए इनके द्वारा देखिए उस टाइम पे जो कन्या विक्रय एक बहुत बड़ी कुप्रथा चलती थी, प्रथा कहें या फिर एक ट्रेंड चलता था उस टाइम पे कि जो कन्या है उनको बेच दिया जाता था। अभी भी बहुत सारी जगह है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी जगह ही ऐसे हैं जहाँ पे वाकई में देखने को मिल जाता है कि गरीबी के कारण वो अपनी जो बेटी है उसका सौदा कर देते हैं, उनको बेच देते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबकी इज्जत करनी चाहिए हम लोगों ने। तो या बहुत सारी जगहों पे मिल जाता है ऐसा, देखिए कन्या विक्रय हो गया, उसके साथ आपका इनके द्वारा जो वर मूल्य प्रथा थी वो उसका भी उन्मूलन किया गया। मदिरा सेवन देखिए आज भी बहुत बार देखिए महिलाओं द्वारा आंदोलन किए जाते हैं, मदिरा को लेके चक्का जाम किया जाता है, शराबें तोड़ी जाती हैं, बोतलें तोड़ी जाती है, लेकिन उसका कुछ उतना ज़्यादा इम्पैक्ट निकल के नहीं आता। इसको एक बहुत बड़े जो आपका अगर हमने अपने इस देश से या फिर अगर उत्तराखंड राज्य से हमें मदिरा युक्त से मुक्त करना है अपने इस राज्य को, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और सभी को मिलकर उठाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, कुछ दिनों तक चलता है उसके बाद फिर से बंद हो जाता है, लेकिन इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट हैं, घर उजड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए बेरोजगार जितने भी अधिकतर अपना जो कमाई करते हैं उसका जो आधे से ज़्यादा परसेंट है वो मदिरा पान में ही उसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी के साथ साथ इनके द्वारा ये जो सभा थी उसके द्वारा देखिए आपका पशु बलि क्या थी, पशु बलि को भी रोका गया था। और वाकई में पशु बलि नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी भी जानवर की हत्या करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। आप ये सोचते हैं कि अगर आप पशु बलि करेंगे और उसके साथ साथ आपके जो भगवान है वो खुश हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बलि है इस प्रथा को रोकना चाहिए क्योंकि वो बेजुबान जानवर हैं, ठीक है, दर्द सबको होता है, ये आप भली बात ही जानते होंगे। और वो बेजुबान जानवर है, उसको कोई पूछता नहीं है, उसका कोई है नहीं कि उसके लिए पीछे कोई रो सके, तो इसलिए उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आप लोग नहीं समझ पाते हो। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो बेजुबान जानवर होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो पशु बलि जो है अभी भी कहीं पर भी होती है तो उसको रोकना चाहिए। और क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि पशु बलि दे के कोई भी भगवान खुश नहीं हो सकता, किसी की जान लेके कोई दूसरा खुश कैसे हो सकता है, आप ये खुद सोचिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। बाकी ये तो थोड़ा सा मेरा समझाने का तरीका था कि आप सभी को समझ में आए, कहानी के रूप में समझाता हूँ तो आप सभी लोग अच्छे से समझ जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर नैनीताल और कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का। नैनीताल और कुमाऊं पुस्तक के लेखक, तो देखिए इसका जो लेखक है वो है आपके C.W. मर्फी, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसके जो लेखक हैं नैनीताल और कुमाऊं पुस्तक के वो हैं आपके C.W. मर्फी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ यदि मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं तो देखिए यहाँ पे लिखा है शिखर फॉल किस जनपद में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल जो पता ही नहीं होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि UKSSC को एक ऐसा ट्रेंड लाना चाहिए, एक ऐसी पुस्तक होनी चाहिए वाकई में, क्योंकि देखिए कोई किताब कुछ और लिखता है, कोई किताब कुछ और लिखता है, पता चला कोई किताब कह रहा है कि ये जो शिखर फॉल है वो कहीं और है, तो अगले किताब में वो कहीं और मिलता है। बहुत सारी किताबों में ऐसा होता है, मैं पर्टिकुलर किताब का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी किताबों में ऐसा देखने को मिलता है। इससे नुकसान सिर्फ हम ये जो हमारे उत्तराखंड राज्य के बेरोजगार हैं उनका होता है। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बेरोजगार को कोई नुकसान हो, क्योंकि वो भी दिन रात आप पढ़ाई करते हैं तभी जाके आपकी कोई नौकरी लग पाती है, क्योंकि खैरात में तो कोई नौकरी लेने जाता नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो पाए कि जो UKSSC है उसका एक पर्टिकुलर बुक बननी चाहिए। बुक नहीं बनती है तो एटलीस्ट उसका जो सिलेबस है टोटली डिफाइन होना चाहिए कि हाँ इतना 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 ही पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जो एक सिलेबस का ना क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है सिलेबस में, तो ये चीज़ होनी चाहिए। बात कर लेते हैं, ये तो खैर एक समाज सेवी वाली बातें हो जाती हैं। तो देखिए अब बात कर लेते हैं शिखर फॉल के बारे में। तो देखिए आपका जो शिखर फॉल है वो है आपका देहरादून जनपद में, ठीक है, कहाँ पे है आपका, देहरादून,
ठीक है। देहरादून जनपद में स्थित आपका शिखर फॉल, शिखर फॉल के ही पास से यहाँ पे रिस्पना जो नदी है उसका उद्गम स्थल है, वहीं से उद्गम होती है आपकी रिस्पना नदी। देखिए जो रिस्पना नदी है, अगर कुछ वर्ष पहले की बात करें, आफ्टर 50 साल पहले की बात करी जाए अगर रिस्पना नदी की, तो ये एक स्वच्छ नदी मानी जाती थी, जो कि आज कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है आपका देहरादून नगर में। तो देखिए हुआ क्या कि जैसे जैसे आपका उत्तराखंड राज्य बना, और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद देहरादून जो आपका उत्तराखंड राज्य की राजधानी है, अभी स्थायी राजधानी नहीं है, अस्थायी राजधानी है। तो जैसे ये राजधानी बनी उसके बाद है वहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, और बहुत सारे ऑफिसेस वहाँ पे, बहुत सारे डेवलपमेंट वहाँ पे, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी, तो उसी के तहत वहाँ पॉपुलेशंस बढ़ी। तो क्या हुआ कि जो नदी है वो भी अब कूड़े का ढेर बनते हुई, तो सरकार द्वारा इसको पुनर्जागृत करने के लिए बहुत सारे अभियान तो चलाए जाते हैं, लेकिन धरातल पे कोई, मतलब कह तो रहा हूँ ना मैं, धरातल पे कोई भी ज़्यादा इम्प्लीमेंट देखने को नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए जो आपका रिस्पना नदी है, ये उसको पुनर्जागृत करना चाहिए, देहरादून वासियों ने करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो काम सरकार से नहीं हो सकते तो हमें किसी दूसरे पे नहीं छोड़ना चाहिए, खुद आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों के भरोसे पे रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, हम दूसरे पे उंगली उठाते रह जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही है आपका जो आपका ये मैं शिखर फॉल के बारे में बता रहा था। इसके बाद जो रिस्पना नदी है ये बहती है, ठीक है। रिस्पना नदी का अगर पौराणिक नाम की बात करें तो इसका पौराणिक नाम था आपका ऋषिपर्णा, ठीक है, याद रहेगा आपको, ऋषिपर्णा इसका पौराणिक नाम था, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सूलकुंड किस जनपद में स्थित है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूलकुंड के बारे में। देखिए सूल जो कुंड है वो है आपका उत्तरकाशी, कहाँ आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है आपका सूलकुंड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए उत्तरकाशी जनपद के बारे में बहुत सारे लोगों को उत्तरकाशी जनपद के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, मानता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें, सारे लोग हैं, बिगिनर्स भी हैं यहाँ पे, जो लोग अभी नए नए पढ़ना स्टार्ट किया है, जिन्होंने हाल ही में 12th पास किया है, और वो भी किसी ना किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो जो लोग वो वीडियोस देख रहे हैं, तो देखिए आपको उत्तरकाशी जनपद के बारे में बता देता हूँ। देखिए उत्तरकाशी जो जनपद है वो आपका वरुणावत पर्वत के तलहटी पे स्थित है, और उसी के पास से कौन सी नदी बहती है, भागीरथी नदी बहती है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। बात करें उत्तरकाशी जनपद का गठन किस वर्ष से हुआ, तो ये गठन हुआ था आपका 24 फरवरी 1960 में, ठीक है, याद रख लीजिएगा, 24 फरवरी 1960 में उत्तरकाशी जनपद का गठन हुआ, ठीक है। उत्तरकाशी जो जनपद है उनका पौराणिक नाम की बात करें तो पौराणिक नाम क्या है, बाड़ाहाट और सौम्य काशी, ठीक है, याद कर लीजिएगा, बाड़ाहाट और सौम्य काशी आपका उत्तरकाशी जनपद के पौराणिक नाम है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है। यहीं पे आपका देखिए श्रीकंठ पर्वत भी है, कौन सा पर्वत है आपका, श्रीकंठ पर्वत। श्रीकंठ पर्वत की जो ऊंचाई है वो क्या है, 6728 मीटर, ठीक है, याद रखिए 6728 मीटर है आपके श्रीकंठ जो पर्वत है उसकी ऊंचाई। और यहाँ पे देखिए उत्तरकाशी जनपद का, कभी कभार एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तरकाशी जो जनपद है उसके जिले का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो वो है आपका भागीरथी पर्वत। और इस भागीरथी जो पर्वत है उसकी ऊंचाई की बात करें तो उसकी ऊंचाई है आपकी 6856 मीटर, ठीक है, याद रख लीजिएगा, 6856 मीटर है ऊंचाई भागीरथी पर्वत का। और उसी के साथ साथ ये जो उत्तरकाशी जनपद है ये आपके के साथ सीमा के साथ साझा करता है, चीन के साथ हो गया, हिमाचल प्रदेश के साथ हो गया, तो इनके साथ ये सीमाएं साझा करता है। और उत्तरकाशी जनपद में ही आपका प्रकटेश्वर गुफा भी है, कौन सी है, प्रकटेश्वर गुफा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए प्रकटेश्वर गुफा कई बार पूछा जा सकता है कि प्रकटेश्वर गुफा कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद करना है कि आपका जो प्रकटेश्वर गुफा है वो कहाँ पे स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट किस वर्ष हुई थी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो आपका अकबरनामा है, अकबरनामा अभी सारी चीजें बताऊंगा, अकबरनामा को क्या कहा जाता है, किसके द्वारा लिखी गई, तो सारी चीजें आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका जो अकबरनामा है उसके अनुसार जो रुद्रचंद है, रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1588 ईस्वी लगभग, ठीक है, 1588 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं, सबसे पहले अकबरनामा आ रहा है, तो देखिए अकबरनामा की बात कर लेता हूं मैं। तो देखिए जो आपका अकबरनामा है इसको आईने अकबरी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है, अबुल फजल, ठीक है, कौन है इसके, अबुल फजल, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है आपका अकबरनामा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रुद्रचंद के बारे में। देखिए जो आपके रुद्रचंद है ये चंद राजवंश के शासक थे, ठीक है। इनका कार्यकाल अगर बात करो कार्यकाल की, तो कि इनका जो कार्यकाल माना जाता है 1565 से लेके 1597 तक इनका कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले कल्याण चंद बैठे थे, कल्याण चंद के बाद आपके रुद्रचंद वहाँ पे गद्दी पे आसीन हुए। इनके द्वारा देखिए जो रुद्रचंद है, रुद्रचंद के द्वारा ही आपका
रुद्रपुर नगर की स्थापना करी गई थी। और इन्हीं के द्वारा देखिए रुद्र चंद्र के द्वारा ही गढ़वाल में जैसे कि 16 ब्राह्मण थे, उन्हीं की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई गई थी। किसके द्वारा? रुद्रचंद्र के द्वारा। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। कई बार पूछा जाता है, देखिए आपका जो रुद्रचंद है उनके सेनापति का नाम, तो देखिए रुद्रचंद के जो सेनापति थे उनका नाम था आपका पुरुषोत्तम पंत। ठीक है, नाम था उनका पुरुषोत्तम पंत। ठीक है, याद रख लीजिएगा, पुरुषोत्तम पंत किसके सेनापति थे? रुद्रचंद के सेनापति थे। इनकी जो देखिए जो पुरुषोत्तम पंत है इनकी मृत्यु हो गई थी सॉरी, देखिए जो पुरुषोत्तम पंत है उनकी मृत्यु हो गई थी कब? जब इनके द्वारा बधानगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। बधानगढ़ का युद्ध जब रुद्रचंद के द्वारा वहाँ पे गढ़वाल पे लड़ा गया, तो उसमें जो रुद्रचंद का जो सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, वो मारे गए थे। ठीक है, तो इन चीज़ को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कत्यूर एवं चंद काल के समय मंदिरों के प्रदत्त भूमि को क्या कहा जाता था? यानी कि आपका कत्यूर काल हो या फिर चंद काल हो, उसके टाइम पे मंदिरों की प्रदत्त भूमि, प्रदत्त भूमि का मतलब जो मंदिरों की भूमि बनाने के लिए दी जाती थी, उस भूमि को क्या कहा जाता था? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए इस भूमि को कहा जाता था आपका विश्रुप्रीत, विश्रुप्रीत। ठीक है, विश्रुप्रीत इस भूमि को कहा जाता था। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा कि विश्रुप्रीत जो भूमि है वो किसको कहा जाता था? तो जो मंदिरों को प्रदत्त भूमि प्रदत्त कर दी जाती थी भूमि, तो उसको क्या कहा जाता था? विश्रुप्रीत कहा जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे कत्यूरी राजवंश के बारे में भी बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कत्यूर राजवंश आया, तो देखिए जो आपका कत्यूरी राजवंश है, कई बार ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, मैंने सोचा था बताऊंगा आपको। तो देखिए कत्यूरी की जो शीतकालीन राजधानी है वो कहाँ पे थी? ठीक है, तो देखिए जो कत्यूरी की जो शीतकालीन राजधानी थी वो थी आपकी ढिकुली के नज़दीक, ढिकुली। ठीक है, ढिकुली के निकट पे थी। ढिकुली के निकट वहाँ पे आपका गाने वाला भड़ थे, वहाँ पे इनकी जो कत्यूरी राजवंश है उनका आपका शीतकालीन राजधानी थी। ठीक है, पूछा ये भी जा सकता है कि आपका जो कत्यूरी राजवंश है उनके प्रतापी, कत्यूरी राजवंश का प्रतापी शासक कौन सा था? तो याद रख लीजिएगा कौन सा था? ललित सूरदेव। ठीक है, ललित सूरदेव। ठीक है, ललित सूरदेव इनका यहाँ का प्रतापी शासक था। ठीक है, इनके द्वारा देखिए जो भी इनके द्वारा जो सेना बनाई गई थी वो 4 भागों में विभक्त थी। किसके द्वारा? आपका जो यहाँ पे कत्यूरी राजवंश थे उनके द्वारा जो सेना बनाई गई थी वो 4 भागों में विभक्त थे। इसमें जो पहला भाग था वो था आपका पदादितिक। ठीक है, ये जो सेना होती थी पैदल सेना होती थी। ठीक है, उसके बाद दूसरी थी आपका अश्वारोही। ठीक है, अश्वारोही जो आपकी सेना होती थी वो अश्व के, यानी कि अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े में जो सेना होती थी। उसके बाद थी आपकी तीसरी गजारोही जो हाथी में थी। और उसके बाद से उष्ट्रारोही, यानी कि जो ऊंट वाली जो सेना होती थी उसको उष्ट्रारोही कहा जाता था। तो इसके मैं जो कत्यूरी राजवंश है उसमें 4 प्रकार की सेनाएं पाई जाती थी। ठीक है, उन देखिए जितने भी आपके कत्यूरी राजवंश है ना, कत्यूरी राजवंश से जितने भी अभिलेख मिले हैं उनकी जो अधिकतर जो लिपि है किस लिपि में लिखे हैं? वो लिखे हैं आपकी कुटिला लिपि में। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, आने वाले टाइम पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यूके ट्रिपल के द्वारा बनाया जा सकता है क्वेश्चन कि कत्यूरी राजवंश से मिले अभिलेखों में अधिकतर कौन सी लिपि मिलती है? तो याद रख लीजिएगा कौन सी लिपि मिलती है? कुटिला लिपि मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला है आपका यहाँ पे, प्रताप शाह ने किस वर्ष प्रताप नगर की स्थापना की? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रताप शाह वैसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आपके। प्रताप शाह ने किस वर्ष प्रताप नगर की स्थापना करी गई थी? तो देखिए वो करी गई थी आपके 1877 में। ठीक है, 1877 में। ठीक है, 1877 में प्रताप शाह ने आपका प्रताप नगर की स्थापना करी गई थी। बात कर लेते हैं प्रताप शाह के बारे में। देखिए आपका जो प्रताप शाह थे इनकी, जिनका जो शासनकाल माना जाता है 1871 से लेकर 1886 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, 1886 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। इन्हीं के द्वारा देखिए आपका जो टिहरी नगर था उसमें, टिहरी नगर में वहाँ पे इनके अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी। अगर प्रताप शाह के पुत्रों की बात करें तो इनके कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। ठीक है, सबसे पहले थे आपके कीर्ति शाह, दूसरा था आपके विचित्र शाह, तीसरे थे आपके सुरेंद्र शाह। ठीक है, ये आपके जो प्रताप शाह थे इनके 3 पुत्रों का नाम था। और इन्हीं के द्वारा देखिए सर्वप्रथम यहाँ पे पुलिस विभाग की स्थापना करी गई थी। कहाँ पे? टिहरी में। ठीक है, पूछा जा सकता है यहाँ अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि टिहरी में पुलिस विभाग की जो स्थापना किस शासक के द्वारा करी गई थी सर्वप्रथम? तो याद रख लीजिएगा पवार वंशी जो शासक थे आपके प्रताप शाह, उनके द्वारा यहाँ पे सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की पूरी चांसेस हैं आपके। उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया
मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा ये तिथि, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तिथि। तो ये तिथि आपकी 24 दिसंबर, ठीक है। 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष हमारे उत्तराखंड राज्य में लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं लोक संस्कृति दिवस बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, क्या कि क्यों बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात करना चाहूँगा मैं इंद्रमणि बड़ौनी, ठीक है। इंद्रमणि बड़ौनी कौन थे, ये उत्तराखंड के गांधी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं आपके इंद्रमणि बड़ौनी, ठीक है। इनके जन्म की बात करें तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 24 दिसंबर 1925 में, ठीक है। याद रख लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इंद्रमणि बड़ौनी जी का जन्म 24 दिसंबर 1925 में हुआ था टिहरी के जखोली विकासखंड में, ठीक है। तो इन्हीं के जो जन्म दिवस है, इन्हीं के जन्म दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है, उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस के रूप में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये देखिए केदार नृत्य के बहुत अच्छे जानकार थे। किसके जानकार थे, केदार नृत्य, ठीक है। केदार नृत्य के बहुत अच्छे जानकार थे। पूछा ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन केदार नृत्य के सबसे अच्छे जानकार थे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे, तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि इसका ऑप्शन आंसर ये है, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि इंद्रमणि जो बड़ौनी हैं उनको लोग अधिकतर राजनीतिक जो भी घटनाएं हुई उनसे जोड़ देते हैं, तो इसको वहाँ पे जोड़ना सुटेबल नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका उत्तराखंड के में इंद्रमणि बड़ौनी है, उत्तराखंड के गांधी, इनके ये क्या थे, आपके केदार जो नृत्य था उनके बहुत अच्छे जानकार थे, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके इंद्रमणि बड़ौनी के पिता का नाम, ठीक है। बहुत बार पिता माता का नाम पूछ लिया जाता है, तो इनके जो पिता थे वो थे आपके सुरेशानंद, ठीक है। सुरेशानंद बड़ौनी थे इनके पिताजी का नाम, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रख लीजिएगा। लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके उसमें मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका इंद्रमणि बड़ौनी, जिनको उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए होता क्या कि मैं लाता तो आपके 25 क्वेश्चन हूँ, ठीक है। ये मत सोचिए आपके लिए 25 क्वेश्चन में ये सोच लीजिए आपके 100+ आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100+ से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपको नई नई चीज़ें, हर बार नई नई चीज़ें बताता हूँ। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने अभी तक वाकई में अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना तो कर सकते हैं ना। और बाकी लाइक कमेंट और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत दिखाइएगा, ठीक है। आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है, क्योंकि हम भी आपके को वीडियो लाने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप लोग बहुत अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, किस स्टेडियम का नाम शहीद जसवंत सिंह रावत स्टेडियम रखा गया है, ठीक है। हाल ही में रखा गया है ये आपका, और ये बताना है आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक देखा नहीं गया है, लेकिन ये देखे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस स्टेडियम का नाम शहीद जसवंत सिंह रावत स्टेडियम रखा गया है, ठीक है। तो ये रखा गया है आपका कौन सा स्टेडियम का नाम, तो ये रखा गया आपका रांसी स्टेडियम। उससे पहले इसका नाम क्या था, रांसी स्टेडियम। कहाँ पे है ये भी पूछा जा सकता है ना, कहाँ पे है, ये है आपका पौड़ी में, ठीक है। पौड़ी में स्थित है आपका रांसी स्टेडियम। इसका नाम अब बदल के जसवंत सिंह रावत स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। और किस वर्ष के करा गया है, ये हाल ही में कर रखा 2019 में, ठीक है। 2019 में किया गया था इनका नाम चेंज करके, और इसका नाम चेंज करके क्या हो चुका है, जसवंत सिंह रावत स्टेडियम, ठीक है। तो देखिए जसवंत सिंह रावत थे कौन, देखिए जसवंत सिंह रावत थे आपके एक योद्धा थे। इनके द्वारा जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके टाइम पे इनके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में उस टाइम पे ये कार्यरत थे। 72 कहा जाता है कि 72 घंटे में इन्होंने अकेले ही 300 सैनिकों को मार गिराया था, ठीक है। और इनको वहाँ पे क्या मिला हुआ है, महावीर चक्र भी प्रदान किया गया था, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे पढ़ा गया है आपका रांसी स्टेडियम का नाम क्या पढ़ा गया है आपका, जसवंत सिंह रावत स्टेडियम, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, यह है पौड़ी में स्थित है, ठीक है। इन चीज़ों का याद जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, किस व्यक्ति ने किसान भारती पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके द्वारा किसान भारती पत्रिका का संपादन किया गया। तो देखिए उनका नाम है आपका देवेंद्र मेवाड़ी। क्या नाम है इसका, देवेंद्र मेवाड़ी। याद रख लीजिएगा, देवेंद्र मेवाड़ी जी के द्वारा ही आपका किसान भारती पत्रिका का संपादन किया गया था। ये नॉर्मली आपके कहाँ से थे, नैनीताल जनपद से थे। नैनीताल के ओखलकांडा से बिलोंग करते हैं। और इनके देखिए एक बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा समर्पण है, जिसका नाम है आपका क्या है, मेरी यादों का पहाड़। मेरी यादों का पहाड़,
ठीक है। इनके ये आत्मकथा है इनकी, देवेंद्र मेवाड़ी की। तो याद रख लीजिए, मेरे यादों का पहाड़ किसकी आत्मकथा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रख लीजिए ये किसकी आत्मकथा है, ये आपके देवेंद्र मेवाड़ी जी की आत्मकथा है। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला है आपका, हर्षदेव ओली के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपका। जो आपके हर्षदेव ओली हैं, ओली यहाँ पे जोशी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या ध्यान रखिएगा, हर्षदेव ओली, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अभी जोशी जी के भी बारे में बताऊंगा। जो आपके हर्षदेव ओली हैं, इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, तो उनका नाम था आपका मोतीलाल नेहरू। क्या था आपका, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू था आपका हर्षदेव ओली जी के राजनीतिक गुरु का नाम। बात कर लेते हैं आपके हर्षदेव ओली जी को के बारे में। देखिए जो आपके हर्षदेव ओली थे, इनको देखिए आपका काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। और इनके जन्म की बात करें तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 4 मार्च 1890 में। कहाँ पे हुआ था, लोहाघाट से आगे एक जगह पड़ती है आपकी खेती खान, चंपावत जनपद के अंतर्गत आता है खेती खान। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका एक खेती खान के अंदर भी एक गांव है, तो वो अभी ध्यान में नहीं आ पा रहे हैं। तो नॉर्मली आप खेती खान याद रखिए, उससे ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। तो इनका जन्म वहाँ हुआ था आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, आपका खेती खान पे। और उन्हीं के साथ साथ देखिए इनके द्वारा 1929 में, ठीक है, 1929 में लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें इनके द्वारा कुमाऊं क्षेत्र का क्या किया गया था, प्रतिनिधित्व किया गया था कुमाऊं क्षेत्र का। ठीक है, प्रतिनिधित्व किया गया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन सबको पता ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करेगी थी, तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। अगला है आपका, देखिए यहाँ पे, टिहरी रियासत का मुस्ताद पद किससे संबंधित था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। जो आपका जो टिहरी रियासत थी, ठीक है, उसका मुस्ताद पद किससे संबंधित था, वो था आपका मंत्री से। ठीक है, मंत्री से संबंधित था आपका मुस्ताद पद। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। तो बात कर लेते हैं टिहरी के बारे में। देखिए टिहरी रियासत, सबसे पहले टिहरी रियासत थी, उसके बाद देखिए आपका 1 अगस्त 1949, ठीक है, याद रख लीजिएगा, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय कर दिया गया और उसी के टाइम पे इसको जिला भी बना दिया गया। ठीक है, और गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं टिहरी। सबसे पहले टिहरी की बात है, टिहरी जो नगर था वो सबसे पहले, तो टिहरी नगर की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, पवार वंश के राजा कौन थे, वो सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह के द्वारा करी गई थी। कब करी गई थी, 24 दिसंबर 1815 में। ठीक है, 24 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी नगर की स्थापना करी गई थी। तो देखिए जो टिहरी है आपका भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर है। अब यहाँ पे देखिए जो पुराना टिहरी है, देखिए जो टिहरी डैम है, ये कब यहाँ पे जल भराव कब हुआ, 2005 में। तो देखिए जो जहाँ पे टिहरी डैम है, ये वहाँ पे क्या थी, पहले पुरानी टिहरी थी। ठीक है, तो ये पुरानी टिहरी की बात कर रहा हूँ मैं आपके, जो 24 दिसंबर 1815 की बात कर रहा हूँ। तो 2005 में यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जल भराव कर दिया गया, यहाँ पे डैम बना दिया गया। बात करें टिहरी जनपद के बारे में, तो टिहरी जनपद की अगर साक्षरता दर की बात करूँ तो वो है आपको 76.36, सॉरी 76.36, 36 नहीं पढ़ेंगे इसे, 36 पढ़ेंगे। तो 76.36% यहाँ की साक्षरता दर है आपका टिहरी जनपद की। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टिहरी जनपद में आपका यमताल भी है। कौन है, क्या है यहाँ पे, यमताल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यमताल को काफ़ी बार पूछा जाता है कि यमताल कौन से जनपद में स्थित है, तो ये आपको याद होना चाहिए कौन से जनपद में स्थित है, टिहरी जनपद में स्थित है। और ये जो यमताल है, देखिए इसकी एक खासियत है कि ये हमेशा 12 मास यहाँ पर सदैव बर्फ से क्या रहता है, ढका रहता है। सदैव क्या रहता है, बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, बर्फ से ढका रहता है, सदैव बर्फ से ढका रहता है आपका यमताल। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनकोट नामक स्थान से किस वर्ष 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, किस होगा, किस, ठीक है, बनकोट नामक स्थान से किस वर्ष 8 ताम्र जो ताम्र उपकरण है वो प्राप्त हुए थे, तो ये आपको बताना है। तो ये किस वर्ष हुए थे, 1989 में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 1989 में आपके जो बनकोट से 8 ताम्र 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे, वो हुए थे आपके 1989 में। ठीक है, बात कर लेते हैं बनकोट। देखिए बनकोट आपका पिथौरागढ़ जनपद में आता है। बहुत से लोग बनकोट को बागेश्वर जनपद का पार्ट मानते हैं, क्योंकि वो बागेश्वर से टच है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बनकोट है आपका, ये पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ही आता है। बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। तो देखिए आपका जो पिथौरागढ़ जनपद है, इसको जिला बनाया गया अल्मोड़ा से अलग करके। किस वर्ष से बनाया गया था, वो बनाया गया था आपका 24 फरवरी 1960 में। ठीक है, देखिए ऊपर के जितने भी जिले हैं सब 24 फरवरी 1960 को बनाए गए हैं। और बहुत बार मैं यहाँ पे मैप के द्वारा भी समझाता हूँ, तो अभी आज मैप अवेलेबल नहीं है, अगली बार कोशिश करूँगा हर PDF में आपका मैप भी दे दूँगा। और हाँ, आप सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी सीरीज चल रही हैं मेरी, और इसका अगर आपको PDF लेना है
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, अभी तक जितने भी हमने पढ़ाई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैं इनको डाल दूंगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, जो मैं अभी पिथौरागढ़ जनपद के बारे में बता रहा था, पिथौरागढ़ जनपद आपका 1960 में बना था, अल्मोड़ा से अलग हो गए, ठीक है। इसका जब ये बना था, देखिए इसका नाम पहले कोई पिथौरागढ़ साई भी कहता है, प्रीतमगढ़ भी कहा जाता है इसका पुराना नाम। यहाँ पे देखिए आपका सिमलगढ़ का किला भी है, जिसको बनाया तो किसके द्वारा था, गोरखाओं के द्वारा था। बाद में इसको देखिए अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट के नाम से इसका नाम रख दिया था। आपका पिथौरागढ़ जनपद की साक्षरता दर की बात करी जाए तो देखिए साक्षरता दर आपकी 82.25%, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 82.25% वहाँ की साक्षरता दर है। वहाँ पे देखिए आपका जो पिथौरागढ़ है, वहाँ पे आपका एक वन्य जीव विहार भी है, जिसका नाम है आपका अस्कोट वन्य जीव विहार, ठीक है। अस्कोट वन्य जीव विहार भी वहाँ पे स्थित है, जिसकी स्थापना 1986 में करी गई थी, ठीक है। अगर इसके मैं टोटल क्षेत्रफल की बात करूँ तो जो क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर है। अस्कोट जो वन्य जीव विहार है वो किस लिए प्रसिद्ध है, कस्तूरी मृग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, कस्तूरी मृग के लिए वो प्रसिद्ध है। यहीं पे आसपास कुछ दर्रे भी मिल जाते हैं आपको, जैसे कि लास्पा दर्रा, ठीक है। लास्पा दर्रा देखिए आपका चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ देता है। सिनला दर्रा भी है जो आपका दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। ट्रेल पास भी है यहाँ पे, देखिए ट्रेल दर्रा भी है जो आपका पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ता है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा फास्ट हो रहा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि वीडियो ज़्यादा फास्ट हो रही है, तो आप इसका वहाँ से जो देख सकते हैं, आप बता सकते हैं, यहाँ पे नीचे रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें ये आपकी चीज़ें बता दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे अगला है, यहाँ पे देखिए समाशाही बागान का निर्माण किस पवार वंशी शासक के द्वारा किया गया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए आपका जो समाशाही बागान है इसका निर्माण किया गया था आपका श्याम शाह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, श्याम शाह, ठीक है। श्याम शाह के द्वारा किया गया था आपका समाशाही बागान का निर्माण, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं बता देता हूँ आपके जो श्याम शाह हैं वो पवार वंश के कौन से शासक थे, 45वें शासक थे। बहुत बार देखिए पिछले बार से ट्रेंड चेंज हुआ है यूके ट्रिपल एस का, उसमें बहुत बार पूछा गया है कि आपका जो यहाँ पे पवार वंश के राजा हैं या चंद वंश के राजा है तो उनका कौन से नंबर के राजा हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए जो श्याम शाह हैं ये 45वें नंबर के राजा हैं आपके पवार वंश के, ठीक है। उसी के साथ साथ इनके शासनकाल की बात करूँ तो देखिए 1611 से लेकर 1630 तक इनका शासनकाल माना जाता है। और यहाँ पे देखिए जो आपका श्याम शाह है इन्हीं के टाइम पे शिरोमणि ग्रंथ की रचना भी हुई थी। और जो श्याम शाह है ना, इनको विलासी राजा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विलासी राजा, इसको याद रख लीजिएगा। विलासी राजा भी कहा जाता था आपका श्याम शाह को। इनकी देखिए कोई संतान नहीं थी, ठीक है, कि श्याम शाह की कोई भी संतानें नहीं थी। तो अब आप पूछेंगे जब इनकी कोई संतान नहीं थी उसके बाद कौन बना था, तो देखिए एक फैक्ट है यहाँ पे, जो श्याम शाह थे इनकी कोई संतान नहीं थी। जब इनकी मृत्यु हुई थी उनके बाद इनके जो चाचा थे महिपति शाह, कौन थे इनके चाचा, याद रख लीजिएगा, महिपति शाह। महिपति शाह जिसको क्या कहा जाता है, गर्व भंजन, भंजक नहीं कहता है, भंजन, ठीक है, ये 9 याद रख लीजिएगा। महिपति शाह को क्या कहा जाता है, गर्वभंजन। ये था आपके श्याम शाह के चाचा, तो इनको राजगद्दी में बैठाया गया था, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, कुमाऊं की राजनीति का कौटिल्य किसे कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इससे पहले हम जैसे कि हर्षदेव ओली के बारे में पढ़े थे, तो अब यहाँ पे कौन है आपके, हर्षदेव जोशी, ठीक है। यही अंतर है जोशी और ओली में। ये वहाँ पे जो आपका हर्षदेव ओली थे ये थे आपके इससे पहले जो मैंने बताया था ये थे आपके हर्षदेव ओली। अब मैं जो बता रहा हूँ वो है आपके हर्षदेव जोशी, ठीक है। तो इन पे आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है आपका हर्षदेव ओली और हर्षदेव जोशी में, ठीक है। हर्षदेव ओली क्या था, इनका जन्म चंपावत में हुआ था, काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है, 1890 के आसपास इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये तो थे आपके हर्षदेव ओली, ठीक है। और हर्षदेव जोशी थे इनके बारे में बता देता हूँ। देखिए जो आपके हर्षदेव जोशी थे, इनको मैं एक मिनट स्लाइड को करता हूँ। तो देखिए आपके जो हर्षदेव जोशी थे ये आपके जो राजा दीपचंद थे उनके वहाँ दीवान थे, ठीक है। हर्षदेव जोशी को आपका हरक देव जोशी भी कहा जाता है, ठीक है, हरक देव जोशी, याद रख लीजिएगा। हरक देव जोशी किसको कहा जाता है, आपका हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। और इन्हीं को देखा आपका कुमाऊं की राजनीति का शिवाजी भी कहा जाता है, ठीक है, कुमाऊं की राजनीति का शिवाजी भी, क्योंकि इनके द्वारा काफ़ी उस टाइम पे जो पवार वंश था या कुमाऊं में चंद राजवंश था उनमें राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी उनमें बहुत सारा काम किया हुआ था इनके द्वारा। तो इनके राजनीति में काफ़ी इनकी दूरदृष्टि थी, कहते थे इनकी दूरदृष्टि है, बहुत ही शार्प बुद्धि के थे ये। तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं इनके द्वारा इनके बारे में। तो इनको क्या कहा जाता है, कुमाऊं की राजनीति का शिवाजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, देवभूमि में स्थित प्रथम प्रयाग कौन सा है, ठीक है। तो देखिए आपका जो प्रथम प्रयाग है वो कौन सा है देवभूमि में जो स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो ये है आपका केशव प्रयाग।
कौन सा प्रयाग है वहाँ पे? केशव प्रयाग। ठीक है, तो देखिए आपका जो केशव प्रयाग है पंच प्रयागों में तो नहीं आता है, लेकिन ये जो प्रयाग हैं तो इन प्रयागों में पहला प्रयाग माना जाता है, जो कि स्थित है आपका किसके संगम पे? देखिए अलकनंदा और सरस्वती के संगम पे स्थित है आपका केशव प्रयाग। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए अगर पंच प्रयागों की बात करें तो सबसे पहले आपका देव प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, आपका आनंद प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया। तो ये 5 आपके क्या हैं? पंच प्रयाग हैं आपके। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, पंच प्रयागों के बारे में भी मैंने बता रखा अपनी इस वीडियो पे, तो ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, उत्तराखंड का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए। उत्तराखंड का जो भीष्म पितामह है वो कहा जाता है आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी बैरिस्टर मुकुंदी लाल को आपका उत्तराखंड का भीष्म पितामह कहा जाता है। बात कर लेते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के बारे में, बहुत सारे सवाल इनसे भी पुटअप कर दिए जाते हैं। तो देखिए जो आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल हैं, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ, कौन से जनपद में हुआ था? वो होता है आपका चमोली जनपद में हुआ था। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए इनके द्वारा देखिए 1926 में, याद रख लीजिएगा कब? 1926 में स्वराज दल का टिकट लेके इनके द्वारा गढ़वाल में चुनाव जीता गया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। उसी के साथ साथ मौला राम से भी जुड़े हैं। मौला राम जी के जो चित्र हैं इनको प्रसिद्धि दिलाने का काम भी किसके द्वारा करा गया था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा ही करा गया था। ठीक है, तो ये सारी फैक्ट हैं इनके बारे में। अगला है देखिए आपका, हेमकुंड साहिब की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? बहुत बार ये क्वेश्चन पुटअप कर दिया गया है। हेमकुंड साहिब की जो स्थापना है किस वर्ष करी गई थी? वो करी गई थी आपकी 1930 में। याद रख लीजिए 1930 में करी गई थी। हेमकुंड साहिब आपका सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है यहाँ पे। तो इसकी स्थापना किस वर्ष करी थी? 1930 में। कौन से जनपद में पड़ता है? ये पड़ता है आपका चमोली जनपद में। ठीक है, चमोली जनपद में पड़ता है आपका क्या? हेमकुंड साहिब। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नैनीताल में जो स्कूली शिक्षा है उसको विकसित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो हेनरी रैमजे को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? हेनरी रैमजे। ठीक है, हेनरी रैमजे को दिया जाता है यहाँ पे नैनीताल का स्कूल को विकसित करने का श्रेय। देखिए जो आपका रैमजे थे, कुमाऊं कमिश्नर के रूप में इनके द्वारा यहाँ पे 28 साल तक यहाँ पे कार्य किया गया था कुमाऊं में। ठीक है, अगर इनके कमिश्नर की बात करें तो ये कब से कब तक कमिश्नर रहे आपके कुमाऊं के? तो ये रहे था आपका 1856 से लेकर 1884 तक। ठीक है, याद रख लीजिएगा 1856 से 1884 तक आपका रैमजे का कार्यकाल रहा। ठीक है, इन्हीं को देखिए यहाँ पे जब ये कमिश्नर थे इनके टाइम पे इनको कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। इनके द्वारा बहुत सारे काम करे गए, जैसे कि वनों के संरक्षण का प्रयास भी किया गया और स्कूली शिक्षा होगी और बहुत सारे काम इनके द्वारा करे गए। चर्च से संबंधित काम करे गए थे आपका हेनरी रैमजे के द्वारा। तो ये इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, इनके द्वारा बहुत सारे काम करे गए थे हमारे कुमाऊं के लिए। ठीक है, अगला है आपका देखिए यहाँ पे, नंदी कुंड किस जनपद में स्थित है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। जो आपका नंदी कुंड है वो किस जनपद में स्थित है? तो याद रख लीजिएगा जो आपका नंदी कुंड है वो किस जनपद में स्थित है? आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, याद रख लीजिएगा किस जनपद में स्थित है? आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है आपका नंदी कुंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते। देखिए अगला है आपका, अमर शहीद श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि आपका जो अमर शहीद जो श्रीदेव सुमन जी हैं इनका जन्म कब हुआ था? ये हुआ था आपका 25 मई 1916 को। ठीक है, 25 मई 1916 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? टिहरी के जौला गांव में हुआ था। इनके पिताजी के भी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो आपके श्रीदेव सुमन जी हैं इनके पिता का नाम था हरि राम बड़ौनी। ठीक है, हरिराम बड़ौनी था आपका श्रीदेव सुमन के पिताजी का नाम। इनके द्वारा एक कथन था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, इनका प्रसिद्ध कथन है। कई बार देखिए जो यूके ट्रिपल एस ये भी कथन दे रहा है और उसके बाद पूछता है कि ये किसके द्वारा कहा गया। तो आपको याद रखना है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं, किसके द्वारा कहा गया था, किसका कथन है? ये श्रीदेव सुमन जी का कथन है। उसी के साथ साथ देखिए इनके द्वारा इन पे राजद्रोह भी चला गया था। एक क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा किस वर्ष से चलाया गया था? वो चलाया गया था आपका 1944 में। ठीक है, 1944 से समथिंग 21 फरवरी 1944 की बात थी है। तो उस टाइम पे इन पे राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके द्वारा 84 दिन की भूख हड़ताल करेगी और उसके बाद इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर, 84 बुग्याल किस जनपद में स्थित है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 84 बुग्याल किस जनपद में स्थित है? ये आपका चमोली जनपद में।
किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद के में स्थित है। ठीक है, बहुत 2-3 बार चमोली आ चुका है, तो एक बार एक काम करता हूँ चमोली के बारे में बता देता हूँ आप सभी लोगों को। तो देखिए जो चमोली जनपद है उसको जनपद बनाया गया था आपका 24 फरवरी 1960 में, इसको भी जनपद बनाया गया। ठीक है, और देखिए लगभग 1970 के आसपास, ठीक है, 1970 के आसपास वहाँ पे क्या हुआ, अलकनंदा में बाढ़ आ गई और उसके कारण इसका जो मुख्यालय है वो गोपेश्वर शिफ्ट कर दिया गया था। काफ़ी सती उठानी पड़ी थी उस टाइम पे चमोली को। ठीक है उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो गोपेश्वर वहाँ पे आपका गोपेश्वर मंदिर भी है, जिसकी स्थापना विदिशा के जो नागवंशी राजा थे आपका गणपति नाग, तो उनके द्वारा की गई थी उसकी स्थापना। गोपेश्वर मंदिर का अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो उसका नाम है आपका रुद्र महालय। ठीक है, रुद्र महालय, ठीक, याद रख लीजिएगा, रुद्र महालय आपका गोपेश्वर मंदिर का पौराणिक नाम। अगर साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता, तो देखिए साक्षरता है आपकी यहाँ पे 82.65%। ठीक है, याद रख लीजिएगा 82.65% आपका चमोली जनपद की साक्षरता है, जिसमें अगर पुरुष साक्षरता की बात करूँ तो पुरुष साक्षरता है आपका 93.40%। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रख लीजिएगा। साक्षरता पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, देखिए इस बार अब देखिए अब नया जनगणना आ जाएगी तो उसके बाद ये सारे डाटा चेंज हो जाएंगे, तो इस बार अब जो भी पेपर हो सकते हैं तो हो सकता है कि पूछ ली जाए, क्योंकि अब तो ये लास्ट ही होगा ये जो डाटा है, उसके बाद तो फिर नया डाटा आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इसलिए पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, नुड़ाई त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो नुड़ाई त्योहार है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा जो आपका जो नुड़ाई त्योहार है वो बनाया जाता है आपका जौनसार जनजाति के द्वारा, जौनसारी जनजाति के द्वारा आपका नुड़ाई त्योहार बनाया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रख लीजिएगा। बात कर लेते हैं आपका जौनसारी जनजाति के बारे में। देखिए आपकी जो जौनसारी जनजाति है ये आपकी देखिए उत्तराखंड राज्य की दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। यदि गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए कि गढ़वाल की सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो वहां पे जौनसारी सबसे पहले नंबर पे होगा। यदि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, वो है आपका जौनसारी। और उत्तराखंड का पहला सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, वो है आपका थारू। ठीक है, ये तो उत्तराखंड का। अगर आपका यूके के परिप्रेक्ष्य में पूछे, कंफ्यूजन मत करिएगा, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछे उत्तराखंड राज्य के, तो सबसे पहले थारू का नंबर आता है, फिर आता है आपका जौनसारी का नंबर। ठीक है, यदि आपसे गढ़वाल का बात करी जाए तो गढ़वाल में सबसे पहले किसका नंबर आ जाएगा, जौनसारी। किसके परिप्रेक्ष्य में, जनजाति सबसे बड़ा जनजाति समूह के उसमें। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। उसी के साथ साथ देखिए आपका जो जौनसारी जनजाति है ये फिलहाल जो पश्चिमी भाग है आपका, जौनसार हो गया, भाबर क्षेत्र हो गया, वहाँ पे निवास करती है। पितृसत्तात्मक समाज माना जाता है आपका किसको, जौनसारी जनजाति को। ठीक है, और थारू जनजाति को मातृसत्तात्मक माना जाता है। दीपावली को देखिए जो थारू जनजाति है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, और ये जो आपका जौनसारी जनजाति है इसको दीपावली में कौन सा नृत्य करते हैं, भेला नृत्य करते हैं। ठीक है, भेला नृत्य करते हैं ये आपका। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रख लीजिए जो चंपावत में स्थित बालेश्वर का मंदिर है वो है आपका शिखर शैली में। कौन सी शैली में स्थित है, कौन से शैली में है, वो है आपका शिखर शैली। कई बार शैलियाँ पूछी जाती हैं, तो याद रख लीजिए शिखर शैली में बना हुआ आपका चंपावत का बालेश्वर का मंदिर। ठीक है, तो इस शिखर शैलियों पे एक वीडियो ला रहा हूँ मैं, और ये जो वीडियोस हैं वो हाथ से लिखी हुई हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे काम करना बड़ा टफ पड़ जा रहा है, तो वो हाथ से लिखी हुई है, वो बड़ा ईजी वे हो रहा है, तो उसमें मैं आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, और मैं चाहता हूँ कि मेरा समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप सभी लोगों के समझ में आ जाए। ठीक है, तो बाकी देखिए आज की इस वीडियो को अब खत्म होने जा रही है, तो इससे पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, देखिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ पे वीडियो डालूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो का देखिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। उससे पहले जो मैं बता रहा था आपका चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर, तो बात कर रहे थे चंपावत जनपद के बारे में। देखिए चंपावत आपका जनपद कब बनाया गया था, 15 सितंबर 1997 को चंपावत को जनपद बनाया गया था, पिथौरागढ़ से अलग करके। ठीक है, उसके बाद कई बार पूछा जाता है कि चंपावत जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, वो करी गई थी आपके सोमचंद्र चंद्रवंश का प्रथम शासक था ये आपका सोमचंद्र, तो इनके द्वारा करी गई थी, इन्हीं के द्वारा वहाँ पे राजभुंगा किला भी बनाया गया था। ठीक है, उसी के चंपावत के ही पास यहाँ पे 10 से 12 किलोमीटर पे आपका लोहाघाट पड़ता है, जहाँ पे आपका बाणासुर का किला भी स्थित है। ठीक है, बाणासुर का किला और राजभुंगा का किला, ये दो चीज़ें आपको याद करनी है, ये दो के तो चंपावत जनपद में पड़ते हैं। फर्क इतना है कि जो आपका राजभुंगा का किला है ये आपका चंपावत में है, और जो आपका लोहाघाट का मैंने जो बताया आपको किला, वो आपका लोहाघाट में स्थित है। ठीक है,
हाँ, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े थे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ज्वालापुर हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, प्राचीन नाम पूछा है हरिद्वार ज्वालापुर का। ठीक है, ज्वालापुर का जो प्राचीन नाम था वो था आपका भोगपुर। ठीक है, भोगपुर था, याद रख लीजिएगा, भोगपुर था आपका ज्वालापुर का पौराणिक नाम। ठीक है, बात कर लेते हैं हरिद्वार जनपद के बारे में। देखिए जो आपका हरिद्वार जनपद है वो आपका विल्व और नील पर्वत के मध्य में स्थित है। ठीक है, हरिद्वार वहाँ से मध्य में गंगा नदी बहती है, और इसको किस वर्ष से आपका जनपद बनाया गया, वो बनाया गया था 28 दिसंबर 1988 में। ठीक है, याद रख लीजिएगा 1988 में इसको जनपद बनाया गया। ठीक है, तो देखिए ये तो थे आपके 25 क्वेश्चन लेके आया था। पढ़ाने का मेथड कैसा लगा, इतने डिटेल से पढ़ने में आपको वाकई में मज़ा आया कि नहीं आया, तो ये सारी चीज़ों के जितने भी रिव्यू हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट में अपना यहाँ पे वीडियो ख़त्म होने के बाद अपना यहाँ पे स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके जो भी दिक्कत है उसका निदान किया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी लोगों को आगे जितने भी पेपर होने वाले हैं स्टडी विथ एम की ओर से, उन सभी के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।